बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए यूपी बीजेपी में जातिवाद जोरों पर। बीजेपी विधायक बोले, हमें क्षत्रिय प्यारे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे। चिदंबरम ने की धारा 370 की बहाली की बात, बीजेपी का पलटवार। बिहार चुनाव के सांप्रदायिक अभियान में जिन्ना की एंट्री, लपेटे में आडवाणी। फ्रांस में आतंकवादी ने शिक्षक का सिर काटा, पैगंबर के कार्टून पर की थी चर्चा। धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर कंगना के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश। तो ये थी आज की खास खबरें, और अब इन पर नजर डालने के बाद वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश है। गुजारिश ये है कि अगर हमें गोदी मीडिया के गलत कामों से, उसके खबरों के साथ छेड़छाड़ करने से बचना है, तो हमें स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना होगा, उसकी ताकत बनना होगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान करके आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप मनचाही सदस्यता अपने लिए चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि पत्रकारों द्वारा संचालित satyhindi.com को आपका ये सहयोग समर्थन जरूर मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। बलिया में हुए गोलीकांड में अब जातीय संघर्ष दिखने लगा है और इसमें बीजेपी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह खुलेआम हत्या के आरोपी धीरेन्द्र सिंह के पक्ष में बयान दे रहे हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि जब उनकी सरकार में एक यादव पुलिस प्रशासन के सामने खुलेआम एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर देता है, तब तो ट्वीट नहीं करते हैं। तो अगर तुमको यादव प्रिय हैं तो हमें भी क्षत्रिय प्रिय हैं। मैं एक क्षत्रिय हूं और इसके लिए जरूरत पड़ी तो राजनीति भी छोड़ दूंगा। उनका तर्क है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार ने यादव हत्यारों को संरक्षण दिया तो भाजपा सरकार भी क्षत्रिय हत्यारों को संरक्षण देगी। सुरेंद्र सिंह ने मीडिया के सामने दावा किया है कि धीरेन्द्र सिंह ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है। आत्मरक्षा के लिए ही हथियार का लाइसेंस मिलता है। सुरेंद्र सिंह का ये दावा धीरेन्द्र सिंह के दावे की कलई खोल देता है, जिसमें वो खुद को बेकसूर बता रहा है। वहीं घटना के बाद से फरार चल रहे धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि डीएम और जिस शख्स की मौत हुई वे एक ही जाति से आते हैं। इन्होंने और प्रधान ने मिलीभगत करके इस काम को अंजाम दिया है। बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह ने कहा, इसमें एसडीएम, सीओ और एसआई की गलती है। मुझे नहीं पता कि वे किसकी गोली से मरे हैं। अगर मेरे परिवार के सदस्य को मारा जाएगा तो मैं भी जवाब दूंगा। हम लोग झगड़ा नहीं करना चाहते थे। हत्या के अभियुक्त ने कहा है कि उसने गोली नहीं चलाई है और इस बात की जांच होनी चाहिए कि पाल की मौत किसकी गोली से हुई है। धीरेन्द्र ने ये सब बातें एक वीडियो जारी करके कही हैं। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि धीरेन्द्र वीडियो जारी कर रहा है लेकिन पुलिस उसको पकड़ क्यों नहीं पा रही है। तो इस पूरे विवाद से दो तीन चीजें बहुत ही साफ हैं। पहले तो यही कि जिस तरह से घटना घटी उसके बाद से ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस कटघरे में है, राज्य सरकार कटघरे में है। फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि ये जो धीरेन्द्र सिंह दावा कर रहा है और जो उनके संरक्षक सुरेंद्र सिंह विधायक हैं, वो उन दोनों के बयानों में बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। धीरेन्द्र सिंह जाहिर है कह रहा है कि मैंने गोली ही नहीं चलाई, और दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि उसने चलाई है और ठीक चलाई है। तो ये एक आप देखिए कि किस तरह से। और एक तीसरी चीज ये है कि धीरेन्द्र सिंह भी बीजेपी का ही कार्यकर्ता या नेता था और सुरेंद्र सिंह तो खैर बीजेपी के हैं ही। तो एक संरक्षण ठाकुरवाद के तहत, और फिर सुरेंद्र सिंह ठाकुरवादी होने का अपना दम्भ भी भर रहे हैं, ठाकुरों को संरक्षण देने की बात भी कर रहे हैं, और बीजेपी का कोई नेता इसको काट नहीं रहा है। बीजेपी ने इस तरह की बात करने वाले अपने विधायक के खिलाफ ना कोई कार्रवाई की है, ना उसको रोका है। तो ये और भी बताता है कि बीजेपी के अंदर किस तरह से जातिवाद अब सिर उठाकर खड़ा हो गया है। बहुत अरसे से, लंबे समय से ये बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज के दौरान क्षत्रियों के हौसले बढ़ गए हैं, ठाकुरों के हौसले बढ़ गए हैं और ब्राह्मण
बहुत कई बार ये कह चुके हैं कि वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरे तबकों में भी इस तरह की असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। ऐसे में क्या बीजेपी का ये जो जातिवादी चरित्र है, जो कि एक हिंदुत्व की छतरी के नीचे ढका रहता है, क्या वो उघड़ रहा है? क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय और दूसरी जातियां आपस में एक दूसरे से उलझ रही हैं? और ये पार्टी के अंदर भी हो रहा है, पार्टी में भी अलग अलग सुरों में बातचीत की जा रही है। तो बीजेपी का ये जो नया चरित्र उघड़ कर सामने आ रहा है, इस कांड के बाद वो और भी ज़्यादा प्रबल होकर सामने आया है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर पूरे उत्तर प्रदेश में ही राजनीति और खासतौर से सत्तारूढ़ दल की राजनीति इस तरह से रूप ले रही है, इस तरह से व्यवहार कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कभी भी किसी भी स्तर पर बड़े पैमाने का जाति संघर्ष हम देख सकते हैं, जाति हिंसा का विस्फोट हो सकता है। और इसके लिए और कोई नहीं, जाहिर है कि सत्तारूढ़ दल और सरकार जिम्मेदार होगी, मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने की कोई कोशिश करता हुआ भी नहीं दिख रहा है। इस तरह की चीज़ों को दबाने के लिए, इस तरह की चीज़ों को प्रचार न मिले और ये संदेश लोगों में न जाए कि सरकार किसी जाति विशेष को संरक्षण दे रही है या किसी जाति विरोध विशेष के खिलाफ काम कर रही है, ये इसको रोकने की कोई कोशिश बीजेपी पार्टी की तरफ से नहीं हो रही है, आला कमान की तरफ से नहीं हो रही है। और राज्य में तो जो हालत है अराजकता की, कानून और व्यवस्था की, उससे हम सब परिचित हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है उत्तर प्रदेश में। अगली खबर का रुख करते हैं। भारत हर मोर्चे पर अपने पड़ोसियों से पिछड़ रहा है, चाहे प्रति व्यक्ति आमदनी की बात हो या जीडीपी की। अब भारत हंगर इंडेक्स में भी अपने पड़ोसी देशों से पीछे छूट गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व भुखमरी सूचकांक की 2020 की रिपोर्ट शुक्रवार को जारी हुई। इसमें भारत 107 देशों की सूची में 94वें पायदान पर है। रिपोर्ट के अनुसार, इसे हम दुनिया की एक महाशक्ति बताते हैं, आर्थिक महाशक्ति अपने आप को कहते हैं। इस डिटेल को थोड़ा ध्यान से सुनिए। रिपोर्ट के अनुसार 27.2 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। भारत की बैंकिंग रैंकिंग पिछले साल 117 देशों में से 102 पर थी, जो अब 107 देशों में से 94 पर आई है। और भारत से नीचे मात्र 13 देश थे। पहले 15 देश नीचे थे, अब 13 देश हैं। इंडेक्स में भारत नेपाल और पाकिस्तान से भी नीचे है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल 73वें स्थान पर है, पाकिस्तान 88वें स्थान पर है, बांग्लादेश 75वें स्थान पर है, इंडोनेशिया 70वें स्थान पर है। और हम आपको बता दें कि भूटान, श्रीलंका ये हमसे बेहतर स्थिति में है, अफगानिस्तान भर हमसे नीचे है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 14% आबादी अल्प पोषित है। इसमें यह भी कहा गया है कि देश में 37.4% बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ दर्ज की गई है। स्टंट बच्चे उन्हें कहा जाता है जिनकी लंबाई उनकी उम्र की तुलना में कम होती है और जिनमें अधिक कुपोषण दिखाई देता है। हंगर इंडेक्स को लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कार्टून शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। वरिष्ठ वकील ने लिखा, भारत प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पाद में बांग्लादेश के नीचे जाने के बाद अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे पहुंच गया है। बहुत अच्छा लग रहा है ना मोदी जी, बहुत अच्छा चल रहा है ना मोदी जी। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इसी वैश्विक सूचकांक के सहारे सरकार पर अपने कुछ खास मित्रों की जेबें भरने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा, भारत का गरीब भूखा है क्योंकि सरकार सिर्फ अपने कुछ खास मित्रों की जेबें भरने में लगी हुई है। तो ये बता रहा है कि भारत दरअसल कहाँ खड़ा है, भारत की असलियत क्या है, भारत में भूखमरी की स्थिति क्या है। बेरोजगारी के आंकड़े हम आपको लगातार पिछले 6-8 महीने से बताते ही रहे हैं। हालात बहुत बदतर हैं, लेकिन हमारी सरकार इस दिशा में कुछ कर नहीं पा रही है। 6 साल के बाद भी अभी वो नेहरू को ही कोसने में अपना वक्त ज़ाया करती रहती है। ना उसके पास कोई योजना है, ना कोई रोड मैप है कि कैसे हम इन सब चीज़ों से लड़ेंगे। और हालात दिनों दिन जो हालात 2014 के पहले थे उससे भी बदतर होते जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि हम आगे बढ़ने के बजाय और पीछे फिसलते जा रहे हैं। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है।
दुखद स्थिति ये और भी इसलिए हो जाती है कि हमारा ध्यान इन मुद्दों के बजाय हिंदू मुसलमान पर है, भारत पाकिस्तान पर है। हम आपस में लड़ने में उलझे हैं और हमें उलझाया जा रहा है लड़ने के लिए कि आप बाकी चीज़ें छोड़ो, आपकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक विकास वगैरह बेकार की चीज़ है। आप तो अपने हिंदुत्व पर गर्व करो, आप हिंदू पने पर लड़ो, मरो और दूसरों को लड़ाओ, और जितना भी जहर अपने अंदर पनपा सकते हो पनपाओ और फैलाओ। तो ये जो पूरा एजेंडा राजनीति का चल रहा है पिछले 6 साल से, वो हमें और भी पीछे ले जा रहा है। ये सोचने की बात है। ये आंकड़े चिंताजनक तो हैं, चिंता की तो बात है ही, लेकिन उससे बड़ी चिंता ये है कि इनसे निकलने की कोई रास्ता नहीं ढूंढा जा रहा है, इनसे निकलने की कोई जद्दोजहद, कोई बेचैनी हमारे अंदर नहीं दिख रही है। और अब अगली खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से बहाल करने की कांग्रेस की मांग पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को जोरदार निशाना साधा है। नड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, चूंकि कांग्रेस के पास सुशासन पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बिहार चुनाव से पहले वह डिवाइड इंडिया की अपनी गंदी चाल पर वापस लौट आई है। दरअसल नड्डा ने यह बात कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के ट्वीट पर कही है। पी चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में लिखा था कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति और अधिकारों की बहाली के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को लिए गए मनमाने और असंवैधानिक फैसलों को रद्द किया जाना चाहिए। तो इस तरह से कठोर बयान चिदम्बरम ने, कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने पहली बार दिया है। जम्मू कश्मीर के जो स्थितियां बदली गई, उसको 2 टुकड़े में तोड़ा गया, वहां से धारा 370 हटाई गई, 35A हटाया गया। उसको लेकर कांग्रेस अभी तक ये तो कहती रही है कि ये गलत हुआ, गलत तरीके से हुआ, ये जबरन किया गया वगैरह वगैरह, लेकिन साफ साफ ये नहीं कहती थी कि ये धारा 370 का हटाने का फैसला गलत है और इसे वापस लिया जाना चाहिए, और अगर मौका मिला तो उसको वापस लेगी। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसने निश्चित रूप से बीजेपी को हिला दिया होगा, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अब उसने इस मामले को इस हद तक पहुंचा दिया है जहां कांग्रेस इसको वापस लाने के लिए कभी हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि ये पूरी हिंदू मुस्लिम राजनीति जो चलाई जा रही देश में उसका हिस्सा बन चुकी है। लेकिन कांग्रेस नेता ने ये हिम्मत की है। ये हिम्मत अगर ये उसी समय करते जब ये संसद में इस तरह से इसको पास किया जा रहा था, जबरन पास किया जा रहा था, एक तरह से बहुमत के बल पर पास किया जा रहा था, और इसमें संविधान का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, जम्मू कश्मीर के लोगों की सहमति का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, और तमाम तरह की और भी पेचीदगियां थी, सबको नज़रअंदाज कर दिया गया था और ये फैसला थोप दिया गया था जम्मू कश्मीर पर भी, पूरे देश पर भी। तो इसके विरोध में उस समय कांग्रेस सरकार ने इस तरह का स्टैंड नहीं लिया, नहीं तो शायद स्थितियां कुछ दूसरी होती। उस समय शायद इसके राजनीतिक दुष्परिणामों से घबरा गई होगी कांग्रेस, लेकिन आज वो वापस लौटी है और एक सही बात पर अपना स्टैंड सही ढंग से रख रही है। इस पर उसको बार बार जोर देना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के साथ गलत हुआ है और उसकी स्थिति बहाल की जानी चाहिए। न केवल कुछ लोग इसका विरोध करते रहे हैं, जम्मू कश्मीर में विरोध होता रहा है, बल्कि पूरे देश में ऐसी बड़ी तादाद है, जमात है लोगों की जो मानती है कि सरकार ने ये सही कदम नहीं उठाया था। इसके अंतर्राष्ट्रीय दुष्परिणाम भी हम देख रहे हैं। चीन भी इस वजह से खफा है और जो सीमा पर तनाव बना हुआ है और एक टकराव की आशंका बनी हुई है, वो भी उसकी वजह से था। तो जगत प्रकाश नड्डा जो पलटवार कर रहे हैं वो उनकी पार्टी की नीति के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से दुरुस्त है। उन्हें तो ये करना ही था क्योंकि उनकी सरकार ने ये कदम उठाया है, उसको डिफेंड करना उनका हक बनता है और उनका दायित्व भी बनता है। पार्टी के अध्यक्ष हैं वो, तो वो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन जो विपक्षी दल हैं जो मानते हैं कि यह गलत फैसला था, उनको भी स्पष्ट होकर साफगोई के साथ सामने आना चाहिए, जो अब लगभग 1.25 साल बाद कांग्रेस ऐसा कर पा रही है। ये थोड़ा सा दुखद भी है और ये एक अच्छा संकेत भी है। अगली खबर लेते हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार के कारण एनडीए, खासकर भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने दरभंगा जिले के तहत आने वाली
जाले विधानसभा सीट से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मशकूर अहमद उस्मानी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनकी उम्मीदवारी पर कांग्रेस के पूर्व विधायक और सीट से टिकट के दावेदार रहे ऋषि मिश्रा ने उस्मानी के जिन्नावादी होने का आरोप लगाया है। भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इसमें एंट्री मार ली है। सिंह ने कहा कि भारत में जिन्ना का क्या काम है। उनके अनुसार जब पुलिस ने उनके दफ्तर पर छापेमारी की थी तब जिन्ना की तस्वीर हटाने पर उस्मानी ने जबरदस्त हंगामा किया था। वहीं उस्मानी का कहना है कि जिन्ना की तस्वीर होना एक ऐतिहासिक तथ्य है, हालांकि वो उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं। उस्मानी ने कहा कि जिन्ना की तस्वीर होना ये साबित नहीं करता कि जो छात्र संघ का अध्यक्ष है वो जिन्ना की ही विचारधारा से प्रेरणा लेता है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी इस विवाद पर सफाई दी है और बीजेपी से कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ में क्या क्या कहा, ये भाजपा क्यों भूल रही है। गोहिल ने कहा कि आडवाणी पाकिस्तान में जिन्ना की मज़ार पर भी गए थे, वहां से लौटकर उन्होंने जिन्ना की तारीफ भी की थी और उन्हें पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी बनाया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नेताओं को ऐसे आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि एएमयू का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि एएमयू संसद और मुंबई हाई कोर्ट से जिन्ना की मूर्ति को हटवाया जाए, लेकिन उसका आज तक जवाब नहीं मिला। सुरजेवाला ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन्ना की मजार पर मत्था टेके भाजपा के अध्यक्ष और सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। तो ये एक सुविधा की राजनीति है और बिहार की राजनीति चूंकि चुनावी राजनीति का है तो यह आरोप प्रत्यारोप का दौर है और चूंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा होगा कहीं ना कहीं एक घबराहट भी है, इसलिए बिहार चुनाव को थोड़ा सा कम्युनलाइज करने के लिए, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने के लिए अब वो धीरे धीरे कुछ ऐसे मुद्दे वहां ला रही है जिनसे ये पोलराइजेशन हो। पहले उसने कश्मीर की चर्चा की अभी कुछ दिन पहले ही और अब ये जिन्ना भी वहां ला दिए गए हैं। तो स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि पार्टी कहीं ना कहीं अंदर से बेचैन है, कहीं ना कहीं अंदर से उसे लग रहा है कि अगर पोलराइजेशन वाले इशू नहीं लाए गए तो शायद नुकसान हो सकता है और इसीलिए अब इस तरह के विवादों को खड़ा करके उनको हवा देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी को ये मौका हालांकि कांग्रेस की वजह से मिला है। कांग्रेस के नेता ही जब अपने उम्मीदवार पर ये सवाल खड़े करने लगते हैं, जैसे ऋषि मिश्रा को टिकट नहीं मिला और वही उन्हें जिन्नावादी कहने लगे, तो जाहिर है कि दूसरी पार्टियों को भी खेलने का मौका मिल जाता है। तो ये मौका कांग्रेस ने उपलब्ध करवाया, कांग्रेस के नेताओं ने उपलब्ध करवाया। अब इस पर बीजेपी भी लेकिन अपनी फसल काटने से चूकना नहीं चाहती है और वो कोशिश कर रही है कि इस विवाद को जितना ज्यादा हवा दी जा सकती हो दे दी जाए। अगली खबर लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक उपनगर में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने के कारण इतिहास के एक शिक्षक की गर्दन काट दी गई। वहां पहुंची पुलिस ने हमलावर पर गोलियां चलाई जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। हमलावर 18 साल का किशोर बताया जाता है। ये वारदात पेरिस से थोड़ी ही दूरी पर स्थित कॉर्नफ्लेक्स सौ हैनोरी इलाके के एक स्कूल में हुई। पुलिस ने कहा है कि वो इसे एक आतंकवादी संगठन से जुड़ी हत्या के रूप में देख रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने शिक्षक को इस्लामिक आतंकवादी हमले का पीड़ित बताया और कहा है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थक हैं। उन्होंने हमलावर को इस्लामी आतंकवादी करार दिया। बीबीसी के अनुसार मैक्रों ने नागरिकों से हिंसा के विरोध में एकजुट होने की अपील की और कहा है कि आतंकवाद कभी जीत नहीं सकता। इसे 2015 की उस घटना के साथ जोड़कर देखा जा रहा है जब पाकिस्तान के 2 सगे भाइयों ने कार्टून पत्रिका के दफ्तर में घुसकर कई लोगों को मार डाला था। बता दें कि 7 जनवरी 2015 को शार्ले अब्दू के पेरिस स्थित दफ्तर पर इस्लामी चरमपंथी 2 सगे भाइयों सईद और शरीफ कुआसी ने हमला किया था और जिसमें फ्रांस के कुछ जाने माने कार्टूनिस्टों समेत 12 लोग मारे गए थे। पूरी दुनिया में इस हमले की व्यापक निंदा हुई थी और फ्रांस में भी इसे लेकर काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। तो ये जो मामला है दरअसल 2015 से ही चल रहा है और जो पैगंबर मोहम्मद का कार्टून पब्लिश किए गए थे शार्ली एब्दो द्वारा, उसके बाद से जो इस्लामी कट्टरपंथी
और आतंकवादी चरमपंथी संगठन हैं वो इसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बदला लेने के लिए हत्याएं भी की और अब जब भी दोबारा अभी शार्ली हेब्दो ने फिर से उन कार्टूनों को रीप्रिंट किया था और उसके बाद से ये बहस फिर से गर्म हो गई है। तो फ्रांस का जो आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ की धर्मनिरपेक्षता भारत जैसी कमज़ोर और लिजलिजी नहीं है, वहाँ ठोस धर्मनिरपेक्षता है। ठोस धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि धर्म कहीं भी आड़े नहीं आएगा और आपको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पूरी छूट है और उसमें यहाँ तक की छूट है कि आप पैगंबर मोहम्मद के कार्टून भी बना सकते हैं। तो ये फ्रांस का अपना एक कैरेक्टर है। फ्रांस में ये जो मूल्य हैं, आज़ादी के मूल्य हैं, स्वतंत्रता के मूल्य हैं, समानता के मूल्य हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं और इसीलिए इस तरह की आज़ादी का सम्मान किया जाता है वहाँ। लेकिन जाहिर है कि जो आतंकवादी हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते, वो जड़ बुद्धि मंद बुद्धि होते हैं, उनके सोचने का तंग दायरा होता है और वो हिंसा पर उतर आते हैं और ये हिंसा वो कर रहे हैं। बहुत ही नृशंस ढंग से उस शिक्षक को मारा गया, इसकी भरपूर निंदा की जानी चाहिए। ये बहुत दुखद घटना है और इस तरह की किसी भी हिंसा किसी भी तरह के आधार पर जायज़ नहीं ठहराई जा सकती। आप चाहे इस उस शिक्षक की बात से सहमत हो या असहमत हो, आपको ये हक नहीं है। आप असहमति को प्रकट करने के लिए दूसरे तरीके शांतिपूर्ण ढंग से आजमा सकते थे। लेकिन ये जो इस्लामोफोबिया है ये इससे और यूरोप में बढ़ेगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी एक घटना हो चुकी है और निश्चित रूप से ये जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनके लिए कोई सुखद बात नहीं होगी। वहाँ जो इस्लाम के मानने वाले लोग रह रहे हैं यूरोप में, उनके प्रति भी नफरत और हिंसा की भावना वहाँ के स्थानीय लोगों में बढ़ सकती है और उसके वजह से दूसरे टकराव जन्म ले सकते हैं। इसलिए इस घटना की भरपूर निंदा की जानी चाहिए। अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। बांद्रा की अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कंगना पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, कलाकारों को हिंदू मुसलमान में बांटने और सामाजिक द्वेष को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। याचिकाकर्ता मुन्ना वराली ने कंगना के पिछले कुछ वक्त में दिए गए ट्वीट का हवाला देते हुए उनके खिलाफ जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कंगना के ट्वीट और न्यूज़ पर दिए बयानों में हिंदू कलाकारों और मुस्लिम कलाकारों को बांटने और सामाजिक द्वेष बढ़ाने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में कंगना की बहन रंगोली को भी आरोपी बनाया गया है। कंगना के मुंबई के हालात की तुलना पीओके से करने की टिप्पणी का भी शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर उसने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम हिंदुओं और मुसलमान फिल्म निर्देशकों के साथ काम किया, लेकिन कभी कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए कंगना लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों को हिंदू और मुसलमानों के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक कंगना ने पालघर में हिंदू साधुओं की हत्या और बिहन मुन्नई महानगर पालिका बीएमसी को बाबर सेना कहकर भी भावनाएं भड़काने का काम किया था। जमातियों पर देश में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाकर भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की उन्होंने कोशिश की थी। मुन्ना वराली ने कंगना के उस ट्वीट का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था, उन लोगों ने मराठा गौरव पर एक भी फिल्म नहीं बनाई। इस्लाम के नियंत्रण वाली इस इंडस्ट्री में मैंने अपनी जिंदगी और करियर खतरे में डाला है। मैंने शिवाजी और लक्ष्मीबाई पर फिल्में बनाई हैं। तो ये कंगना रनौत पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह के बयान दे रही हैं, जिस तरह की ट्वीट कर रही हैं, जिस तरह की बहस में उलझती हैं, वो स्पष्ट रूप से एक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली चीज़ें हैं और उनके व्यवहार से कतई नहीं लगता कि वो संतुलित हैं। वो समाज के हित के बारे में सोचती हैं, वो एक तरफा सोचती हैं और हिंदू मुसलमान का जो नरेटिव है उसको आगे बढ़ाती हिंदू बना मुसलमान का। और बॉलीवुड को भी उन्होंने इसी ढंग से पेश करने की कोशिश की है। उनके हाल के बयान तो और भी ज़्यादा भड़काऊ रहे हैं। मुंबई को जिस तरह से उन्होंने पीओके कहा, पालघर की घटना पर भी उन्हें उत्तेजनात्मक ट्वीट किए। तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात है कि उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उनसे उनके बारे में जांच होगी, पड़ताल होगी और इसके आधार पर उन पर कार्रवाई भी होना लाजमी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए
उस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी हमारे संविधान में लगाए गए हैं। 8 ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं, रोक हैं। अगर उनका उल्लंघन होता है तो इसका मतलब है कि आप इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये कंगना रनौत जिस ढंग से व्यवहार कर रही हैं उसमें स्पष्ट तौर पर लगता है कि वो अर्णब गोस्वामी के नक्शे कदम पर चलते हुए वही कर रही हैं जो अर्णब गोस्वामी कर रहे हैं, बल्कि उससे भी आगे जाकर कर रही हैं और भी ज़्यादा नफरत भरे बयान दे रही हैं। और इसके लिए निश्चित रूप से उन्हें दंडित किया जाना बनता है। अब ये अदालती कार्रवाई का एक पूरा सिलसिला है, उसके बाद जो भी अदालत तय करेगी वो अपना निर्णय देगी। लेकिन प्राइमा फेसी जो माना है अदालत ने वो तो यही है कि चिंताजनक बयान है और इन पर काम होना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, इस पर सुनवाई हो सकती है। और अब समाचार खत्म करने से पहले कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी आपको दे देता हूं। भारत में कोरोना के एक्टिव मामले 8 लाख से भी कम हो गए हैं, जो कि निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा सकता है, बशर्ते कोरोना की दूसरी लहर न आने वाली हो। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि मार्च तक टीका आ सकता है, एक और टीका तब तक आने की संभावना बन गई है। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 3,93,00,000 के पार चली गई है। तो मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने सत्य हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस YouTube चैनल को सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं सोमवार को आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा इसी वक्त, उस दिन की खास खबरें लेकर, बड़ी खबरें लेकर, उनके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।